वेलकम। सबसे पहले तो सभी छात्रों का यूपी बोर्ड 2023 केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, या ये कहें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं एग्जाम में, 100% आएंगे आपके एग्जाम में। इसके लिए केवल 8 से 10 घंटे की तैयारी कर लीजिए। केवल 8 से 10 घंटे केमिस्ट्री को पूरी साल जिसने ना पढ़ा हो, केवल 8 से 10 घंटे की स्टडी कीजिए और यूपी बोर्ड 2023 केमिस्ट्री के पेपर में कम से कम 65% मार्क्स ऑब्टेन कीजिए। इसके लिए मैं योगेंद्र शर्मा इस केमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टारगेट 2023 यूपी बोर्ड के लिए केवल 8 से 10 वीडियो आपके सामने लाऊंगा और जो है इन वीडियो को आप कवर करेंगे और यूपी बोर्ड 2023 में आराम से आप कम से कम 60% मार्क, कम से कम 60 आउट ऑफ 70, यानी कि कम से कम 70 में से 60 नंबर आपके 100% आ जाएंगे। इसके लिए आज लेसन नंबर 1 मार्किंग चैप्टर लेके चलेंगे। पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है, जिसे जैव अणु कहते हैं, उसमें से 7 to 8 मार्क्स का आता है, यानी कि 7 से 8 नंबर का आता है। सबसे पहले हम उसे करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम ऐसे चैप्टर को उठाएंगे जहां से आप आराम से कम मेहनत में, बहुत ही कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि केवल 8 से 10 वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा इसकी, और 8 से 10 वीडियो को आप कवर करके आराम से 60+ मार्क्स यूपी बोर्ड 2023 केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में आराम से 60 से 70 नंबर ला सकेंगे। इसके लिए आज लेसन नंबर 1 मैं स्टार्ट करूंगा, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल 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 में हमारे पास क्या होगा भाई? बस मिल गया। बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल का मतलब होता है जैव अणु। बायोमोलिक्यूल्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जैव अणु। और जैव अणु चैप्टर में से आपका 7 से 8 नंबर का, केवल मैं इसमें जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आप कर लीजिए। केवल इस चैप्टर में मुझे क्या पढ़ाना है वो देखिए। इस चैप्टर में मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, ये मैं आपको कराऊंगा सबसे पहले। फिर मैं कराऊंगा ग्लूकोज की कुछ रासायनिक गुण, ग्लूकोज के रासायनिक गुण। इसमें मैं केवल आपको 5 या 6 रिएक्शन कराऊंगा। 5 से 6 में से ही 100% आपके एग्जाम में मिलेगा। यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, ये ग्लूकोज के रासायनिक गुण। तीसरा आप पढ़ेंगे इसमें ग्लूकोज के रासायनिक गुणों के बाद नंबर 3 पढ़ेंगे ग्लूकोज का डी व एल विन्यास। ग्लूकोज का डी व एल विन्यास, ये डी व एल अरेंजमेंट पढ़ेंगे। और नंबर 4 आप इसमें पढ़ेंगे विटामिनों के नाम, विटामिनों के रासायनिक नाम, विटामिनों के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और 5वां टॉपिक एक और पढ़ेंगे, बस केवल 5वां इसमें पढ़ेंगे आप प्रोटीन की स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोटीन की संरचना। बस केवल 5 टॉपिक आप इस चैप्टर में से कर लीजिए, आपके 7 से 8 नंबर 100% आएंगे। पहला कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेकंड पढ़ेंगे ग्लूकोज के रासायनिक गुण। इसमें मैं केवल आपको 5 से 6 केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक गुण कराऊंगा। थर्ड पढ़ेंगे ग्लूकोज का डी व एल विन्यास। फोर्थ पढ़ेंगे आप विटामिनों के रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग। और फिफ्थ पढ़ेंगे प्रोटीन की संरचना। बस केवल 5 टॉपिक स्टडी करेंगे और कम से कम 7 to 8 मार्क्स आपके 100% आ जाएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं स्टार्ट। देखिए बच्चों, यहां
कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है वो हम करते हैं कैसे? कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण को हम करते हैं 3 कैटेगरीज के आधार पर। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं भाई? पहली कैटेगरीज हमारे पास है इसमें स्वाद के आधार पर। नंबर 1 क्या है? स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर, स्वाद के आधार पे आप कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर फर्स्ट होगा आपका शर्करा कार्बोहाइड्रेट, शर्करा कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आप पढ़ेंगे इसमें अशर्करा कार्बोहाइड्रेट। नंबर सेकंड जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 3 प्रकार का। 3 प्रकार में पहला प्रकार आपके पास होगा इसमें मोनोसैकेराइड। क्या नाम कहेंगे इसे? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड में क्या होगा भाई? मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। थर्ड है, सेकंड है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। थर्ड पढ़ेंगे आप इसमें ट्राइसैकेराइड। थर्ड तो जो बेसिस है वो है हमारा अपचयन के आधार पर। नंबर थर्ड इज अपचयन के आधार पर, अपचयन के आधार पर। अपचयन के आधार पे आप केवल 2 प्रकार का पढ़ेंगे बच्चों। पहला पढ़ेंगे आप अपचायक शर्करा, अपचायक शर्करा, अपचायक शर्करा। और दूसरा पढ़ेंगे अनअपचायक शर्करा, अनअपचायक शर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण आप इस बेसिस पे करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है पहला स्वाद के आधार पे 2 प्रकार का, पहला शर्करा कार्बोहाइड्रेट और दूसरा अशर्करा कार्बोहाइड्रेट। जल अपघटन के आधार पे आप 3 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड, दूसरा पढ़ेंगे डाइसैकेराइड और तीसरा पढ़ेंगे ट्राइसैकेराइड। अपचयन के आधार पे केवल 2 प्रकार पढ़ेंगे। पहला अपचयन अपचायक शर्करा और दूसरा अनअपचायक शर्करा। बात करते हैं इनकी। अब देखिए यहां शर्करा कार्बोहाइड्रेट किसके आधार पे पढ़ रहे हैं भाई? स्वाद के आधार पे। स्वाद के आधार पे जब आप पढ़ रहे हैं तो स्वाद आपका 2 प्रकार का होता है। स्वाद 2 प्रकार का होता है, एक मीठा होता है और दूसरा जो मीठा ना होता हो। यानी कि जो मीठा होता है जैसे आपका चीनी है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका स्वाद मीठा होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका स्वाद मीठा होता है शर्करा कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। डेफिनेशन में यहां लिख रहा हूं शर्करा कार्बोहाइड्रेट की कि वे कार्बोहाइड्रेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं कार्बोहाइड्रेट को, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका स्वाद मीठा होता है, जिनका स्वाद मीठा होता है, जिनका स्वाद मीठा होता है, शर्करा कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शर्करा कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शर्करा कार्बोहाइड्रेट जैसे आपका चीनी है, और चीनी को सब जानते होंगे, केमिस्ट्री की भाषा में सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सुक्रोज। सेकंड होता है अपचायक अशर्करा कार्बोहाइड्रेट। इसी डेफिनेशन में नहीं लगा दीजिए, बस इसी परिभाषा में नहीं लगा दीजिए। यानी कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका स्वाद मीठा नहीं होता है अशर्करा कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे आपका स्टार्च होता है, क्या होता है? स्टार्च होता है। तो दोनों परिभाषा साथ के साथ याद कर लीजिए, बहुत आसान है। शर्करा कार्बोहाइड्रेट के ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका स्वाद मीठा होता है शर्करा कार्बोहाइड्रेट, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका स्वाद मीठा नहीं होता है अशर्करा कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे, चीनी यानी कि सुक्रोज शर्करा का और स्टार्च अशर्करा का। अब आ जाते हैं जल अपघटन के आधार पे। जल अपघटन के आधार पे हमारा 3 प्रकार का होता है। जल अपघटन का मतलब जल से क्रिया के आधार पे। तो मोनोसैकेराइड पहला है, डाइसैकेराइड दूसरा है और ट्राइसैकेराइड तीसरा है। मोनोसैकेराइड हम उन्हें कहते हैं कि कोई भी ऐसे सैकेराइड जिनका जल अपघटन होता ही ना हो, यानी कि ऐसे सैकेराइड जो जल अपघटित ना होते हो, उन्हें कहते हैं मोनोसैकेराइड। यानी कि मैं इसकी डेफिनेशन यहां लिख रहा हूं या ऊपर लिख देता हूं पहले वाले की, कि वे कार्बोहाइड्रेट
जिनका जल अपघटन नहीं होता है, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे आपका क्या होता है, जैसे आपका ग्लूकोज होता है, जैसे आपका कौन होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जैसे ग्लूकोज है इसका एग्जाम्पल। दूसरा हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होते हैं कि कोई भी ऐसे सैकेराइड जो जल अपघटित तो हो जाए लेकिन जल अपघटन के बाद मोनोसैकेराइड के 2 अणु बना ले, यानी कि ऐसे सैकेराइड जो जल अपघटन के पश्चात मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं का निर्माण करते हैं। यानी कि ये क्या करेंगे, 2 अणु बनाएंगे, किसके, मोनोसैकेराइड के। उसे क्या कहेंगे, डाइसैकेराइड। मैं इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे अगले पेपर पर इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कीजिए जल्दी। चलिए भाई, तो मैं डाइसैकेराइड की डेफिनेशन लिख रहा हूं। डाइसैकेराइड मैंने कहा कि वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात मोनोसैकेराइड के 2 अणु बनाते हैं। 2 अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 2 अणु बनाते हैं। 2 अणु बनाते हैं। 2 अणु बनाते हैं। कितने अणु बनाते हैं, 2 अणु बनाते हैं। डाइसैकेराइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डाइसैकेराइड कहलाते हैं। डाइसैकेराइड जैसे आपका सुक्रोज है, एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज। और सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। जल अपघटित कहा तो इसका मतलब जल से क्रिया करेंगे, और जल का सूत्र सब जानते ही हैं, H2O। तोड़ने का तरीका, C कितने हैं, 12। C को 2 भागों में तोड़ दीजिए, C6 और C6। H कितने हैं, 22 और 2 यहां है, कितने हो गए, 24। 24 को 2 भागों में तोड़ देंगे तो H12 और H12। O कितने हैं, 11 और 1 यहां 12, तो इसे भी 2 भागों में तोड़ दीजिए, O6। ये ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज, और दोनों क्या हैं, मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड के कितने अणु बनेंगे, 2। तो वही तो लिखा कि वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात मोनोसैकेराइड के 2 अणु बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, डाइसैकेराइड। तीसरा आपने पढ़ना है ट्राइसैकेराइड। क्या पढ़ेंगे, ट्राइसैकेराइड की डेफिनेशन बहुत इजी है। ट्राइसैकेराइड की डेफिनेशन क्या है कि वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात मोनोसैकेराइड के जहां 2 लिखा वहां 2 से अधिक लिख दो, 2 से अधिक, जहां 2 लिखा वहां 2 से अधिक अणु बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं। लिख लेंगे डेफिनेशन, कैसे लिखेंगे कि वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात मोनोसैकेराइड के 2 से 10 या 2 से अधिक, 10 नहीं कहेंगे, 2 से अधिक अणुओं का निर्माण करते हैं या अणु बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे स्टार्च। और स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। C6H10O5। जल अपघटन करना तो जल से क्रिया कर दीजिए, H2O लगा दीजिए, यहां N लिख देंगे, N का मतलब है नंबर ऑफ मोलिक्यूल, बना दीजिए यहां C6H12O6। ये नंबर जो है यहां डालेंगे, पीछे
यहां n लिख देना, यहां n, इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये बन गया ग्लूकोज या मोनोसैकेराइड के असंख्य अणु बनेंगे। ठीक है, तो अब दो टाइप हम पढ़ चुके हैं, थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। इसे नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए साथ के साथ, ये साथ के साथ याद हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डाइसैकेराइड, डाई का मतलब केमिस्ट्री की भाषा में दो होता है कि वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के कारण मोनोसैकेराइड के दो अणु बना ले, और ट्राई का मतलब होता है दो से ज्यादा, वैसे तो तीन होता है। तो आप ध्यान रखेंगे वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात दो से अधिक अणुओं का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्राइसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे। चलिए अब चलते हैं हम थर्ड हमने पढ़ाया था क्या, थर्ड पढ़ाया था अपचयन के आधार पे। तो अपचयन के आधार पे हमने दो प्रकार बताए थे। पहला बताया था अपचायक शर्करा, क्या बताया था, अपचायक शर्करा। और अपचायक शर्करा की डेफिनेशन जो पढ़ेंगे दूसरी उसकी उल्टी हो जानी है अनपचायक में। अपचायक शर्करा उसे कहेंगे कि वे शर्करा जो टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देती हैं, जो टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देती हैं, क्या कहलाती हैं, अपचायक शर्करा कहलाती हैं। जैसे हमारे पास होता है ग्लूकोज, कौन होता है, ग्लूकोज। सबका एक एक एग्जाम्पल अच्छे से लर्न कर लेना। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो मैं आपको बता देता हूं। सीधा साधा क्वेश्चन आता है, ये कहता है कि कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण को एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण को एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो अब दूसरे की तरफ चलते हैं, अनअपचायक शर्करा। उसी डेफिनेशन को ध्यान रखेंगे, खुद लिख सकेंगे, ध्यान से देख लीजिए, खुद लिख सकते हैं। वे शर्करा जो टोलन अभिकर्मक को अपचयित के बाद नहीं लगा दीजिए, अपचयित नहीं कर देती हैं। जो कर दे वो अपचायक और जो ना करे वो अनपचायक। अनपचायक शर्करा कहलाती है। जैसे हमारे पास होता है सुक्रोज, कौन होता है, सुक्रोज यानी कि चीनी। समझ आ गई, ये कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट वर्गीकरण खत्म हुआ आपके 5 नंबर पक्के। सीधा क्वेश्चन ये 5 नंबर में आता है कि कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपका ये कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण खत्म हुआ। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण मैं फिर मेमोराइज करा देता हूं तुम्हें कि कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण को हमने 3 अवस्थाओं के आधार पर पढ़ा। पहला पढ़ा शर्करा कार्बोहाइड्रेट, पहला पढ़ा हमने स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट थे, शर्करा कार्बोहाइड्रेट, अशर्करा कार्बोहाइड्रेट। शर्करा वो जो स्वाद में मीठे होते हैं, अशर्करा वो जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। दूसरा पढ़ा हमने जल अपघटन के आधार पर 3 प्रकार का, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जिनका जल अपघटन ना हो, डाइसैकेराइड जो जल अपघटित हो जाए और मोनोसैकेराइड के 2 अणु बना ले, और ट्राइसैकेराइड ऐसे सैकेराइड जो जल अपघटित हो जाए और मोनोसैकेराइड के 2 से ज्यादा अणु बना ले, उसे ट्राइसैकेराइड। और तीसरा पढ़ा अपचयन के आधार पर अपचायक शर्करा के वे शर्करा जो टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर दें उन्हें अपचायक शर्करा, और वे शर्करा जो टोलन अभिकर्मक को अपचयित ना करें अनपचायक शर्करा। तो ये इस तरीके से याद कर लेंगे, बहुत आसान है। अगला हेडिंग मैंने आपको बताया था कि मैं कराऊंगा ग्लूकोज के 6 रासायनिक गुण। 6 केमिकल रिएक्शन समझानी है मुझे। उन 6 में से कैसे आ सकता है क्वेश्चन वो पहले समझ लीजिए। 6 में से वो क्वेश्चन को कैसे दे सकता है, क्वेश्चन को 2 तरीके से मॉडिफाइड कर सकता है। पहला कह दीजिए, मान लीजिए कि उसने कह दिया कि कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला प्रदर्शित करता है, या कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में OH समूह उपस्थित है, या क्लोरो समूह उपस्थित है, या एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, या ग्लूकोज से कैसे प्राप्त करोगे सोर्बिटोल। तो ये 4-5 रिएक्शन है, 5-6 रिएक्शन, इन्हें अच्छे से लर्न कर लेंगे, बहुत आसान है, सीखते चलिए मेरे साथ। ध्यान दीजिए यहां सबसे पहली मैं कह रहा हूं, दूसरा पॉइंट है आज का ये हमारा। सेकंड पॉइंट है ग्लूकोज के रासायनिक गुण। ग्लूकोज के रासायनिक गुण
ग्लूकोज के रासायनिक गुणों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए। ग्लूकोज की सबसे पहले तो भाई हमें पता होनी चाहिए अणु सूत्र कि ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है C6H12O6 C6H12O6 C6H12O6। फिर हमें इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए भाई, संरचना के बिना नहीं रासायनिक गुण पढ़ पाने के, संरचना पता होनी चाहिए। तो संरचना के लिए मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूं। संरचना के लिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। भाई ग्लूकोज में यदि ध्यान से देखोगे तो कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? इसमें आपको 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं भाई, एक सी एक एच और एक ओ। तो CHO को भाई ऊपर लिख दो। इस CHO को या तो CHO लिख लो या आप ऐसे भी लिख सकें कि C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि सबको पता कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़े, 4 बॉन्ड से जुड़े, तो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन 1 बॉन्ड हाइड्रोजन ने ले लिया। अब ध्यान से देखो कि कार्बन और ऑक्सीजन का जस्ट डबल हाइड्रोजन चमक रहा, यानी कि कार्बन 6 है और ऑक्सीजन भी 6 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 12। तो क्या करेंगे, यहां सिंगल बॉन्ड लगाओ, सिंगल बॉन्ड लगाओ और CHOH, यानी कि CHO जैसा लिखा था वैसे ही लिख दिया, जैसा लिखा था वैसा ही लिख दिया भाई। अब जैसा लिखा था वैसा ही लिख दिया भाई हमने, तो CHO। अब H डबल है तो H को एक बार और लिख दो और ऐसे लगा के 4 लिख दो। ये लिख दिया हमने CHOH का होल 4। यहां भी लिख सकें भाई CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जो ऊपर लिख रहा है उसी को नीचे लिख दो और लिख दो CH2OH। यहां भी लिख दो CH2OH। इस संरचना को ध्यान रखना, U और U संरचना दोनों ध्यान रखनी। यो है हमारी ग्लूकोज की संरचना, यानी कि C6H12O6। अब हम बात करते हैं इसकी 6 केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी पढ़नी। हमें इसके 6 रासायनिक गुण पढ़ने। इस स्ट्रक्चर को नोट कर लो भाई, या मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। नंबर 1 में हमारे पास हम पढ़ेंगे ग्लूकोज 6 कार्बन परमाणुओं की, 6 कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला। क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिए, वो कहेगा कैसे सिद्ध करोगे, कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला उपस्थित होती है। आसान है भाई, बिल्कुल आसान, ध्यान से समझ लो। इस स्ट्रक्चर को बना लो, इस स्ट्रक्चर को यहां लिख दो भाई, CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH, और प्लस में इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से लिख दो भाई। किससे लिख दो? हाइड्रोजन आयोडाइड से। मैं इस वाली स्ट्रक्चर को रफ कर रहा, ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड O से, सिंगल बॉन्ड S से। इस स्ट्रक्चर को थोड़ी सी मैं रफ कर दूं भाई, ठीक है। चलो जी, ये रफ होगी हमारी। अब बात करते हैं इसकी। तो भाई हमें सिद्ध करना ग्लूकोज 6 कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला प्रदर्शित करे, बिल्कुल। तो 6 कार्बन है भाई, 1 और 4 5 और 1 6। तो भैया 6 कार्बन को सीधी लाइन में लगा दो, 1 2 3 4 5, और भाई मैं थोड़ा सा इसे यहां लिख रहा हूं भाई, ध्यान रखना। सबके बीचों बीच भाई सिंगल बॉन्ड तो लगेगा ही, सबको पता है इतना। तो अब ये कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा ना, तो यहां हाइड्रोजन के 3 एटम जोड़ दो, और यहां से लेके यहां तक हाइड्रोजन के 2 एटम जोड़ दो। यहां भी H2 जोड़ दो, यहां भी H2 जोड़ दो, H2 जोड़ दो, H2 जोड़ दो और H2 जोड़ दो। अब कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो बाह्य वाले कार्बन पे H2 ना लिख के H3 लिख दो। यो हमारा बन गया भाई N-हेक्सेन। क्या बन गया? N-हेक्सेन। और इससे हमारा सिद्ध हो गया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला मिले। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का तैयार हो गया भाई। क्या है ये? वो कहेगा ग्लूकोज में सिद्ध कीजिए 6 कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला उपस्थित होती है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाओ, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कर दो रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, और कार्बन 6 लगा के उन पे हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। N-हेक्सेन बन गया, कुछ नहीं करना बाकी। अब चलते हैं सेकंड रिएक्शन की तरफ। सेकंड रिएक्शन हमारी क्या है भाई, इसे मैं रफ कर रहा हूं भाई, देखिए यहां से सेकंड रिएक्शन मैं सारे को रफ कर रहा हूं, नोट कर लो जिसे नोट करना, ठीक है। ये नंबर थर्ड वाले में क्या, सेकंड वाला
सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कि कैसे सिद्ध करोगे, कैसे सिद्ध करोगे, लिख रहा हूं नोट डाउन कर लेना, कैसे सिद्ध करोगे, कैसे सिद्ध करोगे ग्लूकोज, कैसे सिद्ध करोगे ग्लूकोज में OH समूह, ग्लूकोज में OH समूह उपस्थित होता है, ग्लूकोज में OH समूह उपस्थित होता है, ग्लूकोज में OH समूह उपस्थित होता है। कैसे सिद्ध करेंगे भाई, ये रिएक्शन ध्यान रखनी तुम्हें, कैसे कैसे किससे हो रही, तभी कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले ग्लूकोज की संरचना बना लेंगे भाई, और CHO को मैं अब इस बार ऐसे नहीं लिख रहा, CHO को भाई मैं इस बार ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और नीचे की स्ट्रक्चर CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड पे CH2OH। यो कौन है भाई, ग्लूकोज है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है भाई यो। इसकी रिएक्शन या तो हाइड्रोजन साइनाइड से कर दो, या तो हाइड्रोजन साइनाइड से कर दो, या एसिटिक एनहाइड्राइड से कर दो, दोनों ही समझा रहा हूं ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन साइनाइड का मतलब HCN हो गया भाई, हाइड्रोजन का मतलब है चल साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप CN, हाइड्रोजन साइनाइड, बहुत इजी है भाई। हाइड्रोजन को यहां से ले जाओ और O के साथ जोड़ दो, जैसे ही O की गैल H जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा। तो यानी कि ऊपर की संरचना सारी ऐसे ही, H ऐसा का ऐसे ही, सिंगल बॉन्ड C ऐसा का ऐसे ही, यहाँ OH, यहां से नीचे का हिस्सा ऐसा का ऐसे ही, CHOH का होल 4, नीचे का ऐसा का ऐसे ही, CH2OH। भाई जब यहां से H चला गया कौन बच गया, CN बच गया, CN बच गया, कार्बन 1 2 3 बॉन्ड से जुड़ रहा, तो सिंगल बॉन्ड लगा लो और CN को यहां लिख दो, तो यह बन गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन गया, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। और इस रिएक्शन ने सिद्ध कर दिया कि ग्लूकोज में OH समूह उपस्थित हो गए। इसकी जगह हम दूसरी रिएक्शन भी बना सके, एसिटिक एनहाइड्राइड वाली, ये आसान है, एसिटिक एनहाइड्राइड वाली थोड़ी सी कठिन है, तो उसे भी थोड़ा समझ लेंगे। चलिए यहां देखिए, इसे नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन करिए, मैं अगली समझा रहा हूं फिर। देखिए भाई अगली रिएक्शन समझिए यहां, अगली रिएक्शन में फिर दोबारा से एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप बना लो भाई। क्या बना हुआ, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहां CHOH का होल 4 था भाई, और यहां CH2OH था भाई। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर दो, एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब CH3 CO उसे O और CO और CH3, और इनके बीच में 5 लिख देना, यानी कि 5 लगा देना, कर देंगे इतना काम। अब क्या करना, हमें लास्ट वाले H को उठाना, यानी कि यहां से हाइड्रोजन को उठा लो और यहां C और CH3 को रख दो, बस इतना काम करना, ऊपर कुछ नहीं बदलना, ऊपर जो लिख रहा है ऐसे ही लिख दो भाई। S सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHO तक कुछ नहीं बदलना, क्योंकि हमने तो हाइड्रोजन को कहा, तो CHO ऐसा का ऐसा ही लिख दो। अब हमने कहा CO CH3 लिख दो, CO CH3 लिख दिया, इसके बाहर कितना लिख रहा, 4 लगा दो, सिंगल बॉन्ड। हमने H की जगह कहा भाई तो CH2O जैसा का लिख रहा है ऐसा का ऐसे लिख दो, और CO CH3 लगा दो, CO CH3 लगा दिया भाई। यो बन गया भाई पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। और भाई 4 हाइड्रोजन यहां से निकाल ले, 1 हाइड्रोजन यहां से, कितने हाइड्रोजन हो गए, प्लस में लिख देना 5, प्लस वाला मैं इधर लिख रहा हूं, यहां से नोट कर लेना 5 CH3COOH, प्लस में क्या लिख देंगे 5 CH3COOH, दोनों में से कोई सी भी रिएक्शन इसमें कर सको। नोट डाउन करो इसे, स्क्रीनशॉट कर लो, नोट डाउन करो इसे फटाफट, आगे चलते हैं फिर। नोट डाउन कर लिया, चलिए अब चलते हैं भाई आगे नंबर 3 पे। नंबर 3 रिएक्शन समझा रहा हूं भाई। नंबर 3 रिएक्शन में पूछ ले कैसे प्राप्त करेंगे ग्लूकोज से सोर्बिटोल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ग्लूकोज से सोर्बिटोल कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, वही पढ़ा रहा हूं जो पेपर में मिलना ही मिलना है तुम्हें। सोर्बिटोल ध्यान से देखिए,
ग्लूकोज से सोर्बिटोल जब बनाओगे भाई तो आपने क्या करेंगे, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाओगे, लिख दोगे CHO, लिख दोगे CHOH का होल 4 और लिख दोगे CH2OH, लिख दोगे इतना प्लस। अब इसमें क्या करना, ग्लूकोज से जब सोर्बिटोल बनाओगे तो इसका रिडक्शन करना, अपचयन करना, यानी कि 2H लिख दो, यहां क्या लिख दो 2H, और निकिल की दे दो इसे उपस्थिति, निकिल की उपस्थिति में कर दो, जो नीचे लिख रहा वही ऊपर बना दो, यानी कि अंत एक हाइड्रोजन ले जाओ यहां जोड़ दो तो CH2 बन गया, CH2 यहां है, क्या बच गया एक H को यहां लिख दो, यहां भी तो एक H है तो ऊपर भी CH2OH बच गया, नीचे भी CH2OH, तो लिख दो CH2OH, और नीचे के पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं भाई, तो नीचे का तो ऐसा का ऐसा ही है, CHOH का होल 4 और यो बन गया भाई CH2OH। इस कंपाउंड का नाम क्या है भाई, सोर्बिटोल है। एक नंबर आपका पक्का। इतना काम करना, ग्लूकोज अपचयन कर दो, 2H से क्रिया कर दो, निकिल की उपस्थिति दे दो और बन गया सोर्बिटोल। ठीक है भाई, नोट डाउन करो इसे। 3 केमिकल प्रॉपर्टी समझा दी मैंने, 3 रासायनिक गुण समझा दिए, 3 और समझाने बस। चौथा समझिए, चौथा क्या करेंगे भाई, नोट डाउन हो गया। चौथे में क्या करेंगे भाई, चौथे में क्या करेंगे, नंबर 4 में आप करेंगे कि ग्लूकोज कैसे सिद्ध करेगा, ग्लूकोज में कैसे सिद्ध करेंगे कि 5 क्लोरो समूह उपस्थित है। लिख रहा भाई मैं, यहां देख लीजिए ध्यान से देखते रहो बस। ग्लूकोज में 5 क्लोरो समूह, क्वेश्चन कैसे देगा भाई, मैंने बता दिया तुम्हें कि कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 क्लोरो समूह उपस्थित होते हैं या 5 क्लोरो समूह पाए जाते हैं। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना दो भैया, सबसे पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना देंगे तो CHO लिख देंगे, CHOH का होल 4 लिख देंगे भाई, और नीचे लिख देंगे CH2OH। क्लोरो समूह उपस्थिति की जब भी क्रिया करवावे तो ध्यान रखना फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करें भाई। फास्फोरस का मतलब P, पेंटा का मतलब 5, क्लोराइड का मतलब Cl, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जितना पीछे लिख रहा 5 इतना ही आगे और लिख दो, 5PCl5 बन गया। क्या बन गया, 5PCl5। अब जहां जहां भी OH दिख रहा, यहां OH दिख रहा, यहां OH दिख रहा, यंते OH को हटा लो और Cl को रख दो, बाकी नहीं बदलना कुछ भी। तो CHO जैसा लिख रहा वैसा का वैसे लिख दो, और CH जैसा लिख रहा वैसा का वैसे लिख दो, OH गया Cl आया, और बाहर कितना 4 तो 4 लगा दो। CH2 जैसा लिख रहा वैसा का वैसे ही, OH गया Cl आया, Cl लिख दो। यो बन गया पेंटा क्लोरो ग्लूकोज, पेंटा क्लोरो ग्लूकोज, पेंटा क्लोरो ग्लूकोज। अब भाई 4 हाइड्रोजन यंते गए, 1 हाइड्रोजन यंते, तो 5 हाइड्रोजन गए, तो यहां लिख देना 5HCl। और सबको पता होगा जब भी PCl5 रिएक्शन करता है यू कंपाउंड भाई जरूर बने POCl3, तो प्लस में लिख देना 5POCl3। क्यों लिखा 5, क्योंकि 5P है यहां, तो लिख देंगे 5POCl3। कितनी रिएक्शन होगी भाई 4, 2 और समझानी, ध्यान से देख लीजिए, नोट डाउन करो इसे, नोट डाउन करिए इसे। 5वीं रिएक्शन समझो भाई, 5वीं रिएक्शन में क्या करेंगे भाई, 5वीं रिएक्शन में क्या कह रहा भाई, 5वीं रिएक्शन में कह रहा कैसे प्राप्त करेंगे, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल। ध्यान से देखो भाई कैसे प्राप्त करेंगे, ग्लूकोज की संरचना बना दो भाई, CHOH का होल 4 और CH2OH। अब तो रट गई होगी इतनी देर में, ये तो कई बार आ ली। ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल, तो इसका ऑक्सीकरण कर दो भाई, और ऑक्सीकरण का मतलब हमने ऑक्सीजन से क्रिया कर दी इसकी। किससे क्रिया, ऑक्सीजन से। ब्रोमीन जल की उपस्थिति में रिएक्शन कर दो, ये ऑक्सीजन यहां ले जाओ, यहां ले आओ, और H को ले आओ पहरेदारी पे इनकी दोनों की, दोनों ऑक्सीजन को गले मिला दो और हाइड्रोजन को कह दो भाई तू रखवाल कर। ठीक है, तो COOH ऊपर आ गया कौन, COOH, नीचे का ऐसे ही छाप दो, नीचे का ऐसे ही CHOH का होल 4 और नीचे CH2OH। इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। तो कैसे प्राप्त करेंगे, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल रिएक्शन दे देंगे। यो रिएक्शन दूसरे तरीके से भी हो सके भाई, यो रिएक्शन मान लीजिए वो कह दें टोलन अभिकर्मक से क्रिया, तो टोलन अभिकर्मक में इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, जहां A है वहां Ag2O लगा देंगे,
क्या लगा देंगे Ag2O, यो O वहीं पहुंचा देंगे, COH बन गया। तो यहां क्या बच जाएगा 2Ag, तो यहां लिख देंगे प्लस में 2Ag। ध्यान रखना इस चीज का। मान लो वो ग्लूकोनिक अम्ल कह दे और वो टोलन अभिकर्मक से कह दे, तो टोलन अभिकर्मक में Ag2O फॉर्मूला लगा देंगे और Ag2O फॉर्मूला लगा के 1 ऑक्सीजन को वहां जोड़ देंगे, 2 Ag के एटम बच गए, उसे लिख देंगे 2Ag, और 2Ag का मतलब होवे रजत दर्पण। क्या होवे रजत दर्पण, सिल्वर मिरर होवे भैया यो रजत दर्पण। आगे होगी समझ में इतनी बात। चलिए जी नोट डाउन करिए इसे, चलते हैं आगे भाई। अगला पांचवा रिएक्शन, पांचवी रिएक्शन को समझिए ध्यान से। पांचवी रिएक्शन में वो कह रहा है कि कैसे प्राप्त करेंगे ग्लूकोज से कैल्शियम ग्लूकोसेट। हमें क्या बनाना भाई, ग्लूकोज से कैल्शियम ग्लूकोसेट बनाना, ग्लूकोज से कैल्शियम ग्लूकोसेट। तो ग्लूकोज का सूत्र मैंने बताया था भाई C12 होवे, सॉरी C6 होवे और H22 होवे, O11 होवे। देखिए यहां ग्लूकोज का सूत्र बताया था C6H12O6, ये बताया था C6H12O6 होता है। अब क्या करना भाई, यहां से हमें इस सूत्र को, इस मोलिकुलर फॉर्मूले को तोड़ के दूसरे रूप में लिखना, C6H10 और यहां लिख देंगे O5। यहां कितने H बच गए भाई, या एक काम करो H11 लिख दो, यहां क्या लिख दो H11 लिख दो, C6H11O5। तो यहां एक ऑक्सीजन, यहां का एक हाइड्रोजन, यहां OH लिख दो, अभी भी तो वही सूत्र है C6H12O6। इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कर दो, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब OH इधर भी और इधर भी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, शुष्क भुजा चुनना OH और यहां से गया H, तो क्या बन गया यू H2O को यहां डाल दो, जो बच गया वो कैल्शियम ग्लूकोसेट बच गया। C6 H11O5, उसके बाद सीधा O बच गया, फिर Ca बच गया, फिर कौन बच गया OH, इसी का नाम कैल्शियम ग्लूकोसेट है, कैल्शियम ग्लूकोसेट। तो कितनी रिएक्शन मैंने समझा दी भाई, 6 रिएक्शन को कहा था, इसमें 6 की 6 रिएक्शन में से 100% आवेगा। 2 चीजें पढ़ा दी, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ा दिया, रासायनिक गुण पढ़ा दिए ग्लूकोज के। इन 6 रिएक्शनों को अच्छे से याद कर लेना, इनमें से ही आवेगा। ठीक है, अब जो चलते हैं आगे भाई। नंबर 3 मैंने आपको क्या कहा था भाई पढ़ाने के लिए, नंबर 3 मैंने कहा था ग्लूकोज का डी व एल विन्यास। क्या कहा था, ग्लूकोज का डी व एल विन्यास, ग्लूकोज का डी व एल विन्यास, ग्लूकोज का डी व एल विन्यास, ग्लूकोज का डी व एल विन्यास। देखिए भाई डी व एल विन्यास, इसमें तुम्हें लिखना कुछ नहीं, बस समझना। ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने बताया था भाई C6H12O6 हो गए। तो CHO भाई, CHO को ऊपर लिख दो, यहां कार्बन कितने 6 है, लाइन में लगा दो इन्हें 1 2 3 4 5 6, जो नीचे लिखे करे थे ग्लूकोज में वो ऐसा का ऐसा ही लिख दो CH2OH। यहां लिख दो भाई OH, यहां लिख दो हाइड्रोजन, यहां लिख दो हाइड्रोजन, यहां लिख दो OH, यहां लिख दो OH, यहां लिख दो OH, यहां लिख दो हाइड्रोजन, यहां लिख दो हाइड्रोजन। इसकी स्ट्रक्चर का नाम है भाई डी विन्यास। क्या नाम है, डी विन्यास। अब एल विन्यास में क्या करना, एल विन्यास में इस स्ट्रक्चर को ऐसे कर दो, उल्टी करना। एल विन्यास में CHO जैसा बन रहा वैसे ही बनाओ, कार्बन 2 3 4 5 6, जैसा लिख रहा वैसा का वैसे ही लिख दो भाई। अब क्या करना, अब यू OH जो है वो इधर दिखा दो, तो यानी कि जब हम OH को ऐसे दिखावेंगे तो ये लिखा जाएगा OH। ठीक है, यहां हाइड्रोजन, यहां OH, यहां हाइड्रोजन, यहां OH ऐसा का ऐसे ही, यहां हाइड्रोजन, यहां OH, यहां हाइड्रोजन। यो हमारा है भाई एल विन्यास। क्या है, एल विन्यास। तो ये ग्लूकोज का डी व एल विन्यास है भाई, इसे नोट डाउन करो भाई, ग्लूकोज का डी व एल विन्यास, ग्लूकोज का डी व एल विन्यास है भाई। ये कर लिया, ये नोट डाउन। चलिए अब इसे कर देते हैं रफ।
अब हमने कहा था भाई और क्या पढ़ाने के लिए, 3 टॉपिक मैंने बता दिए। एक बता दिया मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, दूसरा बता दिया ग्लूकोज के रासायनिक गुण, तीसरा मैंने आपको बता दिया क्या, ग्लूकोज का डी व एल विन्यास, और चौथा टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन क्या पढ़ेंगे, विटामिन। विटामिन में मैंने आपको क्या बताया था कि विटामिन में आप ध्यान रखेंगे कि कमी से होने वाले रोग कौन कौन हैं। एक कोई भी रोग दे दे कि जैसे मान लीजिए उसने कह दिया कि मैं सारी विटामिन लिख रहा हूं पहले, हाँ, ए बी सी डी ई और के, इन सब विटामिनों की कमी से जो मुख्य मुख्य रोग हैं वो मैं बता रहा हूं, इनमें से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी, कौन सा रोग हो, रतौंधी।